नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट जो बात की थी हमने वो उद्योगों से संबंधित की थी। उद्योगों वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो एक नया टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एकदम सिंपल स्तर पर जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक का नाम है राजस्थान में अफवाह तंत्र। राजस्थान में अफवाह तंत्र। और राजस्थान में अफवाह तंत्र की जैसे हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। और राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, इसके संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो हमें थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है, और वो ये है हाँ, ये आ गया। ये लो, राजस्थान में अफवाह तंत्र की जैसे हम बात करते हैं तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अफवाह तंत्र है। और इस अफवाह तंत्र को अगर हम ये करें तो इसे बोलते हैं अंतः प्रवाही क्षेत्र। अंतः प्रवाही क्षेत्र। अंतः प्रवाही क्षेत्र यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी जो है वो किसी सागर में जाकर नहीं गिरता। यानी कहने का अर्थ ये है कि नदियों द्वारा निकला जो जल है वो अंतिम रूप से महासागर या सागर में जाकर नहीं गिरता, वो किसी झील या मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अंतः प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। और राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 60% जो हिस्सा है वो कौन से क्षेत्र में आता है, अंतः प्रवाही क्षेत्र में आता है। दूसरा अगर हम बात करें इस प्रकार से, और ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं अरब सागर का क्षेत्र। अरब सागर का क्षेत्र यानी कहने का अर्थ है यहाँ से जो भी नदी निकलेगी वो अपना जल जो है वो कहाँ पे ले जाकर डालेगी, अरब सागर में ले जाकर डालेगी। और लगभग 17% जो क्षेत्रफल है वो किसके तहत आता है, अरब सागर के अंतर्गत आता है। और ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और हम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर फैला है। राजस्थान के क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17% जो हिस्सा है वो अरब सागर का है, और 60% जो हिस्सा है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अंतः प्रवाही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पे एक बात याद रखें तो अरब सागर का अफवाह तंत्र जो है वो जल की दृष्टि से भी कितने प्रतिशत है, 17% है। यानी राजस्थान में जो जल है, जो पानी है वो अरब सागर में जाकर गिरता है, वो कितने प्रतिशत है, 17% है। दूसरा अगर हम बात करें अंतः प्रवाही क्षेत्र के, और अंतः प्रवाही क्षेत्र में जो जल है वो लगभग कितने प्रतिशत है, 23% है। कितने प्रतिशत है, 23%। और ये जो है इसमें जल की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है, 60%। यानी उल्टा हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पे 60% क्षेत्रफल है, 23% जल है, और यहाँ पे
23% क्षेत्रफल है, 60% क्या जल है। और अरब सागर का अपवा तंत्र है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से समान है, क्षेत्रफल और जल दोनों ही दृष्टि से समान है। यहाँ पे 17% क्षेत्रफल है और 17% ही जो जल है वो कहाँ पर लेकर जाता है, वो अरब सागर में अपना जल लाकर डालता। तो यहाँ पे एक सिंपल वे में अगर हम बात करें कि राजस्थान में 3 प्रकार, भारत में अपने, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, वह अरब सागर का अपवा तंत्र बांटा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अधिकांश जो क्षेत्र है उसका जल जो है वो कहाँ पे जाता है, अंतःप्रवाही क्षेत्र में जाता है। अंतःप्रवाही क्षेत्र में क्यों जाता है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है और इसलिए नदियों में जो पानी आता है वो समुद्र तक नहीं पहुँचता, बीच ही रास्ते में वो किसी झील या किसी मरुस्थलीय प्रदेश में जाकर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसलिए राजस्थान के 60% भाग पर जो है वो आंतरिक अपवा तंत्र क्या किया जाता है, पाया जाता। तो एक बार तो ये आपको है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के कुल जल का राजस्थान में कितने प्रतिशत हिस्सा है। और अगर हम बात करें कि भारत के कुल जल का राजस्थान में जो हिस्सा है वो कितना है, तो हम कहते हैं 0.99%। कितने प्रतिशत है? 0.99% जो हिस्सा है वो भारत के कुल जल का राजस्थान में है। और आपको पता है क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है 10.41%। ये तो क्या है, क्षेत्रफल है और ये क्या है, जल है। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है। अब दूसरी, ये जो जल है भारत का, इसे अगर हम राजस्थान में है, इसे हम 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक हम कहते हैं स्थलीय जल, और एक कहते हैं आंतरिक जल। स्थलीय जल जो है वो मुख्य रूप से झील, तालाब, नदी, इनके अंदर जो जल आता है उसे हम कहते हैं स्थलीय जल या स्थायी जल। और देखो, एक तो स्थलीय जल है या स्थायी जल और एक है आंतरिक या इसे बोलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल, आंतरिक जल हो गया भूमिगत जल, और एक स्थलीय जल, या हम बात करते हैं इसे बोलते हैं स्थायी प्रकार का जल। स्थायी प्रकार का जल यानी ऊपर जो है, तो हम कहते हैं भारत के कुल जल का 0.99% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। और राजस्थान में स्थायी जल जो है वो कितना है, 1.16%। यानी राजस्थान में स्थायी जल जो है वो कितने है, 1.16%। जबकि भूमिगत जल जो है वो कितने प्रतिशत है, 1.70%। यानी राजस्थान के आंतरिक जो वो है, चट्टानों के अंदर जो जल है वो तो 1.70% है, और नदी, झील, तालाब, इनमें जो जल है वो 1.16%। अब देखो कौन सा जल ज़्यादा है राजस्थान में, आंतरिक जल, या हम कहते हैं भूमिगत जल जो है वो राजस्थान में ज़्यादा है। क्यों है, उसके पीछे कारण, क्योंकि राजस्थान में जब वर्षा होती है तो यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के जो रंध्र हैं, उस मिट्टी के जो कण, उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। वर्षा होते ही अधिकांश जो पानी है वो धरातल के अंदर चला जाता है, और जो नदी, झील, तालाब में रहता है उसका क्या होता है, ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए स्थायी जल जो है वो कम है और आंतरिक जल या भूमिगत जल जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो मुख्य रूप से ये तथ्य आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हम स्थायी जल में लिख सकते हैं झील, तालाब, नदी के अंदर जो जल है उसे क्या कहा जाता है, स्थलीय जल कहा जाता है। तो भारत के कुल जल का 0.99 यानी 1% भी नहीं है। और अगर हम बात करें भूमिगत जल 1.70% है, और हम कहते हैं स्थायी जल जो है वो 1.16% है। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, और याद क्या रखनी है, वो चीज़ ये याद रखनी है कि राजस्थान में मुख्य रूप से
जो नदियां हैं उनकी विशेषता याद रखने पहले। नदियों की विशेषता यानी हमें प्रत्येक जो नदी है, इस प्रत्येक नदी की जो विशेषताएं हैं वो क्या करनी है, याद रखनी। और पहली जो विशेषता है वो ये है कि जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी आपको जो तथ्य याद रखने हैं वो याद ये रखने हैं जल ग्रहण की दृष्टि से जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है। तो याद रखना, जिस नदी की लंबाई राजस्थान में जितनी ज़्यादा होगी उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता जो है वो उतनी अधिक होगी। देखो, अगर हम बात करें राजस्थान में किस नदी की लंबाई ज़्यादा है, तो राजस्थान राज्य में अगर सर्वाधिक लंबाई जो है वो किस नदी के, तो हम कहते हैं बनास नदी की है। किस नदी के? बनास नदी के। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है? बनास नदी है। और राजस्थान का लगभग 24.21% जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो केवल और केवल किस नदी की है? बनास नदी की। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जल ग्रहण करने की दृष्टि से दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? लूनी नदी है। क्योंकि लूनी नदी जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबाई क्या करती है? रखती है। अगर हम बात करें लूनी नदी की जल ग्रहण की, तो 20.21% जो जल है वो कौन सी नदी रखती है? लूनी नदी रखती है। यानी कहने का अर्थ है बनास नदी 24.21% है और लूनी नदी 20.21% जो वो रखती है। तीसरे नंबर पर आती है चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। अब देखो, चंबल नदी वैसे तो लंबाई की दृष्टि से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये जो नदी है इसका उद्गम जो है वो कहाँ पे होता है? इस नदी का उद्गम जो है वो होता है जानापाव की पहाड़ियाँ विंध्याचल यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में आते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में चली जाए, यानी कई राज्यों से होकर बहती है। लेकिन इसमें राजस्थान की जो लंबाई है वो कम है, अन्य राज्यों में लंबाई क्या है? ज़्यादा है। इसलिए ये जो नदी है चंबल नदी, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी जरूर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान के कुल जल का लगभग 17.18% जो हिस्सा है वो केवल और केवल यही रखते हैं। 17.18% जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो किसकी है? वो चंबल नदी की। और लास्ट जो नदी है वो माही नदी है, और चौथी नदी जो है वो कौन सी है? माही। और माही नदी जो है वो 9.4% जो है वो क्या रखती है? जल ग्रहण रखती है। तो राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर बनास है, दूसरे पर लूनी है, तीसरे पर चंबल है, चौथे पर माही। आपको ये प्रतिशत याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पहले नदियों का क्रम याद रखो कि जल ग्रहण करने की दृष्टि से राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बनास, लूनी, चंबल और माही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और बात किस पे करेंगे भाई? एक जो है वो जल ग्रहण करने की दृष्टि से, दूसरा हम कहें सतही जल की दृष्टि से। सतही जल की दृष्टि से, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? और सतही जल की दृष्टि से जब भी हम बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। यानी सतह की दृष्टि से, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल है। चंबल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि और जितनी भी नदियां हैं, चंबल और माही दो नदियां ऐसी है जो राजस्थान में वर्ष भर बहती है, इसके अलावा राजस्थान में वर्ष भर नहीं बहती। और जो नदी राजस्थान में या जहाँ पे भी वर्ष भर बहती है उस नदी में सतही जल जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यानी कहने का अर्थ है ये कौन सी नदी है? बारहमासी है। बारहमासी कह दो, ऐसे बोलते हैं। नित्यवाही जो नदी है वो कौन सी है?
चंबल है। तो चंबल नदी बारहमासी है, इसीलिए इसमें स्तही जल की मात्रा जो है वो क्या है, ज़्यादा है। दूसरी चंबल नदी के बाद में राजस्थान में दूसरी सबसे लंबी जो नदी मानते हैं हम मानते हैं बनास को। तो स्तही जल की दृष्टि से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, बनास है। तीसरी जो है वो कौन सी है, माही है। यानी कहने का अर्थ है चंबल, बनास, माही, लूनी और पांचवी अगर लिखना चाहो तो साबरमती। स्तही जल की दृष्टि से 5 जो नदियां हैं वो कौन सी है, एक चंबल है, एक बनास है, एक माही है, एक लूनी है और एक कौन सी है, साबरमती। और इन नदियों में स्तही जल जो है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जल के उपयोग की दृष्टि से, यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, चलो अगला बनाते हैं। जल के उपयोग की दृष्टि से राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो कौन सी है। जल के उपयोग की दृष्टि से राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो कौन सी आएगी, चंबल ही आएगी। कौन सी आएगी, चंबल। राजस्थान में जिन नदियों का सर्वाधिक उपयोग, पानी का उपयोग जो है वो किया जाता है वो कौन सी है, चंबल है। चंबल के बाद में कौन सी है, बनास है। यानी राजस्थान में चंबल नदी का जो पानी है वो सर्वाधिक ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बनास, और बनास के बाद में तीसरी जो नदी है वो माही नदी है। माही नदी का उपयोग माही बजाज सागर परियोजना में किया जाता है। दक्षिणी जो राजस्थान है उस दक्षिणी राजस्थान में इस नदी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। माही के बाद में साबरमती, और साबरमती के बाद में जो नदी है वो लूनी या लूनी नदी, लूनी कह दो या लूनी नदी जो है वो राजस्थान में जल उपयोग की दृष्टि से 5वें नंबर पर आती है। तो सबसे पहला अगर यहाँ पे एक प्रश्न आया था एक बार कि हम जो है वो नदियों का जो पानी है या पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है वो किस में करते हैं, तो याद रखना पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है या नदी के जल का सर्वाधिक उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो याद रखना पेयजल व सिंचाई में किया जाता है। पेयजल व सिंचाई में किया जाता है। यानी नदी का जो जल है, इस नदी के जल का उपयोग जो है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में किया जाता है, तो हम कहते हैं पेयजल व सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में हम कहते हैं जल विद्युत उत्पादन में, किसमें, जल विद्युत उत्पादन में। और फिर हम बात करते हैं मत्स्य पालन। प्रश्न आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किसमें किया जाता है, पेयजल व सिंचाई में किया जाता। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है पानी पीना और उसके बाद में भोजन। तो भोजन के लिए हमें कृषि कार्य करने पड़ेंगे और कृषि कार्यों के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। और सिंचाई जो है वो नदियों के माध्यम से की जाती है। तो ये अपने को तथ्य याद रखने। अभी तक हमने कौन कौन से तथ्यों पर बात की है, वापस आओ। पहला तथ्य है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र जो है उसे कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। दूसरा हमने बात किया था कि भारत के कुल जल का राजस्थान में कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो हम बोलते हैं 0.99%। और हम कहते हैं स्थायी जल का कितना, 1.16। आंतरिक जल का कितना है या भूमिगत जल का कितना है, तो हम बोलते हैं 1.70। अपने आप में महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में भूमिगत जल ज़्यादा है और स्थायी जल जो है वो क्या है, कम है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख नदियां, तो हमने कहा कि राजस्थान में जिस नदी की लंबाई ज़्यादा होगी उसमें जल ग्रहण उतना ही ज़्यादा, तो बनास, लूनी, चंबल और माही। फिर हमने बात की थी स्तही जल की दृष्टि से, और स्तही जल की दृष्टि से अर्थ ये है कि ऐसी नदी जो 12 महीने बहेगी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, स्तही जल उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले नंबर पर चंबल है, दूसरे पे बनास है, तीसरे पे माही, लूनी और साबरमती। उसके बाद में हमने बात की कि जल के उपयोग की दृष्टि से जल का उपयोग राजस्थान में कौन सी नदी का सर्वाधिक होता है, चंबल, दूसरे पे बनास। आपको पता है जयपुर का पेयजल की जो व्यवस्था है वो कौन सी
नदी उठाती है? बनास नदी। बनास नदी जो है वो राजस्थान के मुख्य मुख्य जो नगर हैं उनको पेयजल की सुविधा। उसके बाद में माही, साबरमती और लूनी, ये जो है, फिर हमने कहा था कि जल का उपयोग जो है वो सर्वाधिक किसमें किया जाता है, तो हम कहते हैं जल का उपयोग जो है वो पेयजल व सिंचाई में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में अगर हम बात करें तो हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो अपवा तंत्र है उसे बोलते आंतरिक अपवा तंत्र। दूसरा जो अपवा तंत्र है उसे हम बोलेंगे अरब सागर का अपवा तंत्र, और तीसरा जो है वो हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। अब देखो, अगर हम कहें आंतरिक अपवा तंत्र, तो आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है घग्गर। घग्गर के बाद में हम बात कर रहे हैं कांतली, जैसे बोलते कांटली, शेखावाटी की महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद में हम बोलते हैं रूपानेल। उसके बाद में बोलते हैं काक, काकन्य या मसूरदी। और आपने मुमल, महेंद्र और मुमल की प्रेम कहानियों के बारे में सुना होगा। तो महेंद्र और मुमल हम कहते हैं जैसलमेर में, जैसलमेर के शासक थे और उनकी पुत्री थी मुमल, और अमरकोट पाकिस्तान के जो थे वो महेंद्र थे। उनकी जो प्रेम कथा है वो मसूरदी या काक नदी पर विकसित हुई थी। ये तो आंतरिक अपवा तंत्र है। अगर अरब सागर के अपवा तंत्र की बात करेंगे तो मुख्य रूप से हमें जो बात करनी है वो पहली नदी जो है वो कौन सी है, लूनी नदी है। दूसरी नदी जो है वो माही है। तीसरी है पश्चिमी बनास। चौथी जो है साबरमती। ये जो है अरब सागर के अपवा तंत्र की बात है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है तो मुख्य रूप से एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, एक नदी है जिसको हम बोलते हैं बनास नदी, एक नदी है बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्जुन की गंगा कहते हैं और वर्तमान में इसे रुंडित नदी कहते हैं। और जैसे रुंडित नदी का नाम लेते हैं ये बाणगंगा नदी जो है वो किस में आता है, आंतरिक अपवा तंत्र में आ जाता है। चर्चा और परिचर्चा करेंगे। चंबल नदी है, चंबल नदी के बाद में बनास नदी है, बनास नदी के बाद में बाणगंगा नदी है, और जितनी भी चंबल और बनास की जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब की सब जो है वो किस में आ जाती है, बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में आ जाते हैं। तो मोस्टली हम जो इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे वो किन चीज़ों का करेंगे, हम करेंगे आंतरिक अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र और बंगाल के। अरब सागर के अपवा तंत्र को भी हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। एक बोलेंगे कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली और दूसरी हम बोलेंगे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी कहने का अर्थ अरब सागर के अपवा तंत्र को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे क्योंकि यहाँ से भी जो लेटेस्ट प्रश्न जो है वो क्या किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो एक एक को लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला अपवा तंत्र जो है उसी से प्रारंभ कर देते हैं। और उसी से प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है मानचित्र, और मानचित्र भी किसका, राजस्थान का। और राजस्थान का जो मानचित्र है राजस्थान का जैसे हम अध्ययन करेंगे मानचित्र का, आपके सामने मानचित्र उपस्थित है। तो अगर आप अपवा तंत्र को मानचित्र के माध्यम से समझोगे तो उससे बेस्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती।
अगर आपको अपवाह तंत्र समझना है तो आपको मानचित्र समझना पड़ेगा, और मानचित्र समझने के लिए आपको अपने पास मानचित्र होना चाहिए, और अगर मानचित्र है तो हम आसानी से जो है वो ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो अपने सामने जो है वो है राजस्थान का मानचित्र, और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र या इसे बोलते हैं अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र। और आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में जो बातें ध्यान रखनी है वो याद ये रखनी है कि ये जो अपवाह तंत्र है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। दूसरा, भारत में आंतरिक अपवाह तंत्र जो है वो केवल और केवल कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आंतरिक अपवाह तंत्र जो है वो मुख्य विशेषता किस बेल्ट की है, राजस्थान की है। और राजस्थान में भी कहाँ पे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा कम होती है और यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इसलिए आंतरिक अपवाह तंत्र जो है वो यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है उस पर अपने चर्चा करते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसे हम बोलते हैं घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी के ही उपनाम है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं। तो घग्गर नदी के उपनाम में पहला जो है वो इसे बोलते हैं मर्त नदी, मर्त नदी। दूसरा इसे बोलते हैं नट नदी। तीसरा बोलते हैं इसे नाली। देखो क्या चीज़ है, घग्गर नदी जो है उसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक कह दो, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों को कालका की पहाड़ियाँ कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ या कालका, यहाँ से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा यहाँ पे बहते हुए यहाँ पे हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ में स्थान है जिसे हम कहते हैं टिब्बी। और टिब्बी जो है वो तलवाड़ा में है। तो टिब्बी से ये नदी जो है वो कहाँ पे प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये नदी बहती है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, गंगानगर के बाद में ये नदी जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद में एक स्थान है जिसे बोलते हैं फोर्ट अब्बास। कौन सा स्थान है, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, और ये कहाँ पे है, ये हम कहते हैं पाकिस्तान में। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में ये स्थान है जहाँ पे आकर ये नदी जो है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। देखो अगर हम के प्राचीन समय में इस नदी में पानी खूब आता था, और पानी जब खूब आता था तो इसका जो अपवाह तंत्र है वो पाकिस्तान तक जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो पानी है वो कहाँ पे रह जाता है, वो जो है वो राजस्थान में रह जाता है। और राजस्थान में भी कहाँ पे, भटनेर दुर्ग के आसपास ही रह जाता है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, ये जो घग्गर नदी है ये प्राचीन समय की सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के पेंदे में बहती है, इसलिए इसे सरस्वती नदी। और इसकी एक सहायक नदी थी द्वेषवती जो है वो नदी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसे जो है वो सरस्वती, नट, नाली, मर्त नदी। अब क्यों कहते हैं, सबसे पहले मर्त नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसमें पानी आता नहीं है। और आता नहीं है तो लोगों का विश्वास इस पर से हट चुका है, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, मर्त नदी कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, नट नदी। यानी आपको पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो बेल्ट है वहाँ पे ऐसी
की बहुलता ज़्यादा है। और ऐसी जो है वो हमारे क्षेत्र में ऐसा समाज है जिनकी आमदनी का स्रोत क्या है, कम है। इसीलिए वो लोग जो है वो खेल तमाशे दिखाकर जीवन यापन करते हैं, और जहाँ पे उन्हें आराम से बिना किसी ऋण दिए हुए जगह मिल जाए वहाँ पर वो रहते हैं, अपनी जो टेंट है वो लगा देते हैं। तो हम कहते हैं इस नदी के किनारे जो है इन लोगों ने टेंट लगा लिए थे और यहाँ पर रहना प्रारंभ कर दिया था, और इसीलिए इस नदी को एक उपमा दी जाती है। उपमा क्या दी जाती है? इसे मर्त नदी या नट नदी के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो नदी है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट नदी है, किन के लिए? खेल तमाशा दिखाने वालों के लिए, और इसीलिए उन लोगों को नट कहते हैं। तो इस नदी को नट नदी कहा जाना है। नाली इसका पेंदा जो है वो हनुमानगढ़ में नीचे, यानी हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, और ये जो नदी है वो समकक्ष है। जैसे ही पानी ज़्यादा आता है पानी पूरे हनुमानगढ़ में फैल जाता है, और हनुमानगढ़ के जो लोग हैं वो इस नदी को नाली के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। अब सरस्वती वैदिक समय की जो सरस्वती नदी है उसके पेंदे में ये बहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी कहा जाता है। और इसी नदी को द्वेषवती नदी के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस नदी की प्रमुख विशेषता क्या है, इस नदी की प्रमुख विशेषता की हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि इस नदी की जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर, कितनी है? 465 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक? तो हम कहते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर फोर्ट अब्बास, राजस्थान में इस नदी की लंबाई क्या है? कम है। दूसरी, अगर हम बात करें कि ये जो नदी है इस नदी का जो मैदान है उस मैदान को कहा जाता है घग्गर का मैदान। और ये जो मैदान है राजस्थान के 2 जिलों में विस्तृत है, एक तो हनुमानगढ़ है और एक जो है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो मैदान है उसे घग्गर का मैदान कहते हैं। दूसरी विशेषता याद रखनी है कि ये नदी जो है जहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती है, एक तो इसके किनारे किला है जिसे बोलते हैं भटनेर का किला, इसी के किनारे है। दूसरा याद रखना है कि गंगानगर में जो है एक तो सूरतगढ़ इसके किनारे है, और एक जो है अनूपगढ़। यानी सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम कहते हैं इस नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरी, ये तो क्षेत्र है। दूसरी, अगर हम बात करें हमारे यहाँ एक सभ्यता जिसे बोलते हैं कालीबंगा, काली चूड़िया, कालीबंगा सभ्यता, वो किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। एक बोलते हैं पीलीबंगा, कालीबंगा पीलीबंगा की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? वो है घग्गर नदी के किनारे। तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं कि किनारे जो है वो कौन कौन से नगर हैं और कौन कौन सी सभ्यता है। तो नगर की बात करें तो एक तो भटनेर का किला है, दूसरी जो है अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? हम बात करते हैं सूरतगढ़ अनूपगढ़ है। एक सभ्यता की बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता, एक सभ्यता जो है पीलीबंगा सभ्यता, और एक जो है उसे बोलते हैं रंग महल की सभ्यता। रंग महल ये इसी नदी के किनारे अवस्थित। दूसरी बात, जब ये टीबी से प्रवेश करती है तो यहाँ पे इंदिरा गांधी मस्तिता वाला हेड से इंदिरा गांधी नहर आती है, और यहाँ पे एक स्थान है, और इस स्थान के होकर ये दोनों आपस में काटते हैं, और इसे बोलते हैं बड़ोपल। बड़ोपल जो है, इस बड़ोपल में हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी जो है वो आपस में क्या करती हैं? काटती हैं। कहाँ पे? बड़ोपल। और बड़ोपल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। दूसरी बात याद रखनी है कि ये जो क्षेत्र है वो किसके कारण प्रसिद्ध है? सेम की समस्या के कारण। सेम की समस्या यानी जिप्सम ज़्यादा होने के कारण पानी को नीचे जाने नहीं देंगी, पानी धरातल पे रहेगा और ये दलदल नुमा जो भाग हो जाएगा उसे क्या कहा जाता है? सेम की समस्या कहा जाता है। तो एक तो हमें याद रखना है कि ये है। दूसरा, अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो RS 2007 में यहाँ से प्रश्न आया था कि अंतिम रूप से पानी कहाँ पे जाता है? फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में इस नदी के अपवाह तंत्र को हकरा कहा जाता है।
पाकिस्तान में हकरा, क्योंकि बाढ़ आती थी प्राचीन समय में, और बाढ़ आने के कारण जो है हाहाकार यहाँ पे मच जाता था, और इसलिए इस नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ये जो है ये मुख्य रूप से आपको क्या याद रखनी है, बातें याद रखनी है कि इस नदी में कौन कौन सी जो विशेषता है वो आपको देखने को मिलती है। तो आप जो लोग हैं, ये हो गई आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी। कौन सी नदी है, हम बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं, उपनाम याद रखने हैं। दूसरी 465 किलोमीटर लंबी पूर्ण है, राजस्थान में इसकी लंबाई कम है, पानी आता नहीं, इसलिए ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी होने के बावजूद भी इसे मृत नदी की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। किनारे स्थित जो शहर हैं वो आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ है कि इस नदी के मैदान को उपजाऊ होने के लिए इसे अन्न का भंडार कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का भंडार जो है वो किस मैदान को कहा जाता है, तो याद रखना घग्गर नदी के मैदान को कहा जाता है। तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।